नमस्कार स्टूडेंट्स। आज है आपकी 27 जुलाई और आज का करंट अफेयर। देखिए स्टूडेंट्स, करंट अफेयर प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो पर डे आपका करंट अफेयर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप पर डे करोगे तो फिर आपका एग्ज़ाम के टाइम प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें 10-15 मिनट लगता है, 10 मिनट लगते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप कुछ अदर्स देखो, इससे अच्छा है कि आप करंट अफेयर ही रेडी कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर। और आज हमारी है 27 जुलाई। तो आज का करंट अफेयर लेते हैं। देखो, 26 जुलाई करगिल दिवस से संबंधित। तो 26 जुलाई, हाँ कल है ना, 26 जुलाई को करगिल दिवस मनाया गया था। ये कौन सा था करगिल दिवस? ये ना 21वां था। ये करगिल युद्ध क्या था? करगिल में ना ये पाकिस्तान ने हमारे ना अटैक कर दिया था, तो वहाँ पे है ये। तो ये कब हुआ था? ये 26 जुलाई। वैसे है ना मई में स्टार्ट हो गया था, ये जुलाई में है ना विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान पर भारत ने। इस विजय ने भारत में सबसे बहुत सारे सैनिकों ने योगदान दिया था। तो इसी दिन यहाँ पे ये विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता। और ये कम से कम ना 60 दिनों तक चला था। मैंने कहा ना मई से बहुत दिनों तक चला था। और आपको पता है यहाँ पे ना जो एक करगिल है ना, एक पहाड़ी है। तो उस पहाड़ी पे ना टाइगर हिल्स बोलते हैं शायद उसको। तो उस पहाड़ी पे ना पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था। तब भारत के सैनिकों ने मतलब ऑपरेशन विजय अभियान चलाया था। ये ऑपरेशन विजय, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चलाया था और इसमें ना भारतीय सैनिकों को बड़ा सामना करना पड़ा था, क्योंकि सैनिक तो थे खाई में और वो थे टॉप पे। तो इसमें ना वो बहुत मुश्किल से ना वो हुआ था। तो ऑपरेशन विजय ना, देखो ऑपरेशन विजय 9 मई को स्टार्ट हो गया था और 26 जुलाई को हमारी जीत के साथ ही ख़त्म हुआ था। और इस समय ना 527 जवान शहीद हुए थे। ये तो कुछ हाँ, बहुत सारे जवानों ने अपनी वो शहादत दी थी इन्होंने। और ये अपना अपने वो है। और सबसे ज़्यादा देखें ना तो रक्षक हमारे यही होते हैं, सेना। उसके बाद में आपके टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब आते हैं, है ना। तो करगिल युद्ध के समय हमारे ना प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो वो थे हमारे, हाँ, प्रधानमंत्री। और ये ऑपरेशन विजय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। तो ऑपरेशन विजय चलाया गया। करगिल युद्ध हुआ कब? 26 जुलाई को 99 में हुआ था। प्रारंभ कब हुआ? मई में हुआ था। 60 दिनों तक चला था। हमारे पीएम कौन थे? करगिल क्या है? करगिल एक पहाड़ी है। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बन सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हिंद सागर में पैक्सस नौसैनिक आयोजित किया था, है ना। PASEX, भारत और अमेरिका के बीच PASSEX। और इस अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में, हिंद महासागर है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास किया गया, जहाँ उसे ना चीन अपना कब्जा मान रहा है। हिंद चीन, सॉरी, वो हिंद चीन अलग है यहाँ पे ना, हिंद चीन में किया गया है शायद। हिंद महासागर में जो चीन है ना अपना, मतलब है ये हिंद महासागर है ना, तो चीन अपना कब्जा कर रखा है। ये जैसे ये भारत है तो यहाँ पे इस पोर्शन, तो इस वजह से यहाँ पे 19% क्षेत्र पे कब्जा कर रखा है। तो ये है PASEX अभ्यास, ये भी ध्यान रखना है। ये ना ये अभ्यास है ना वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें ना वायु सैनिक थे ना, उससे संबंधित ये हुआ था। वायु यानों का देखो ना, ये अभ्यास होता है ना, कुछ तो थल होता है, कुछ जल होता है, कुछ अभ्यास वायु अभ्यास होते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे है तो जो तीनों ही प्रकार के अभ्यास होते हैं। तो ये कौन सा था? वायु अभ्यास था। और इस अभ्यास में भारतीय नौसैनिक जहाज़ों में INS शिवालिक, INS सहाद्री, INS कुमारतो, INS राणा शामिल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भारत सैनिकों के जहाज़ों के नाम है, ये शिवालिक, सहाद्री, ये पर्वत चोटियों के नाम है। और है ना कमारता, राणा, ये ना। जबकि अमेरिका की ओर से है ना अभ्यास में कैरियर USS
निमित्ज, रोनाल्ड रीगन और अन्य 2 अमेरिका जहाजों ने हिस्सा लिया था। कैरियर और निमित्ज सेना अमेरिका का सबसे बड़े विमान वाहक है, ये भी ध्यान रखना, कैरियर और निमित्ज, है ना। चलो, दक्षिणी कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह अनाइसिस ANASIS सेकंड का प्रक्षेपण किया है। ये दक्षिणी कोरिया ने हाल ही में अपना पहले सैन्य उपग्रह था, है ना। इसका नाम क्या है? मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट एनालिसिस सेकंड का प्रक्षेपण किया है। इसका प्रक्षेपण अमेरिका की निजी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, अमेरिका की एक कंपनी है स्पेस एक्स है। तो स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयरपोर्ट स्टेशन से किया गया था। फ्लोरिडा में स्थित है ये एयरपोर्ट। ये प्रक्षेपण है ना, ये प्रक्षेपण फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से एनाइसिस सेकंड उपग्रह को पृथ्वी के भू स्थिर अंतरण कक्षा स्थापित किया गया था। देखिए, दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया सैन्य उपकरण का प्रक्षेपण परमाणु हथियार संपन्न उत्तरी कोरिया के खिलाफ अपने बचाव के परिप्रेक्ष्य में किया गया। और परमाणु वो जो भी है ना, ये उपग्रह वगैरह परमाणु परीक्षण ये सब किए जाते हैं ना, तो अपने बचाव के लिए किए जाते हैं, ना कि युद्ध करने के लिए। ये ऐसा होता है कि भाई है ना, अपने बचाव कर सके, जो पड़ोसी देश होता है ना उस पर अटैक नहीं कर सके, वो इसी वजह से ये चीज़ें करते हैं। तो ये सैन्य उपग्रह अनाइसिस सेकंड है ना। देखिए, ग्रेटा थनबर्ग को है ना गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की एक महिला है, एक बच्ची है, 17 साल की है, जो पर्यावरण से रिलेटेड है। तो वो जलवायु निपटान के लिए वो युवाओं में जागरूकता कर रही है। तो उन्हें ना गुलबेकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें ना 1 मिलियन यूरो राशि दी जाएगी। ये युवा पीढ़ी को वो कर रही है ना, इस वजह से। देखो, ये ना 17 वर्षीय स्वीडन की 17 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को पहचान मिली है। इन्होंने ना 2018 में 15 वर्ष की आयु में जलवायु मुद्दे पर जागरूकता करने के लिए स्वीडिश संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। स्वीडन के तो हाँ, ये है ना, स्वीडन में संसद के बाहर प्रयोग करने पर उन्हें अपना स्कूल छोड़ दिया था। और बाद में इन्हें ना ये 2019 से अभी दिसंबर में 2019 में उन्हें टाइम पर्सनल ऑफ ईयर का पुरस्कार भी दिया गया था ग्रेटा थनबर्ग को। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हें ना ये पर्यावरण की सबसे छोटी वो है और 17 वर्ष में है, तो ये भी अपना आपने वो रखता है। UNEP और IEA ने शीतलन उत्सर्जन और नीति संश्लेषण की रिपोर्ट जारी की गई। UNEP ना, ये है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम ये संस्था है और ये दोनों ने ना शीतलन उत्सर्जन व नीति संश्लेषण पर रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट 2 संस्थाओं ने जारी की गई है। एक तो UNO का पर्यावरण कार्यक्रम, एक है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। तो इस रिपोर्ट में दुनिया में जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, उसके उत्सर्जन और वैश्विक तापमान में वृद्धि के परिणाम से उसके रोकने के उपायों पर चर्चा की है। देखिए, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में तापमान बढ़ता है, फिर वो होता है, तो इस वजह से उनको रोकने के लिए उन्होंने वो रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या कहा है इन्होंने? 3-4 बातें कही हैं कि है ना, इस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कम से कम 14 बिलियन शीतलन उपकरणों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में 3.6 बिलियन शीतलन उपकरण उपयोग में है। अत्यधिक शीतलन उपकरणों के उपयोग में तापमान वृद्धि में महत्वपूर्ण उपयोग है। देखिए, शीतलन क्या होता है? शीतलन तो इसमें आपका फ्रीज हो जाएगा,
फ्रिज भी बड़े बड़े होते हैं, एसी हो जाएगी, ये सब चीज़ें है ना। तो इससे निकलने वाली गैस ग्रीन हाउस को बहुत प्रभावित करती है। जलवायु परिवर्तन में शीतलन की बढ़ती मांग महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए 2050 तक एयर कंडीशनर और प्रशीतन से उत्सर्जन में 2017 के स्तर की तुलना में 90% बढ़ोतरी हो सकती है। एयर कंडीशनर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। जहाँ हमारी एसी वगैरह होती है ना, वहाँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है जो ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करता है। और कूलिंग को ऊर्जा दक्ष बनाकर 2010 से 460 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बराबर है ना कम किया जा सकता है। और ना ऊर्जा दक्ष पर एयर कंडीशनर 13,000 गीगावाट तक ऊर्जा की आवश्यकता को कम करते हैं। वर्ष 2018 भारत और चीन में उत्पन्न संपूर्ण कोयला आधारित बिजली के बराबर। देखो ना, क्योटो प्रोटोकॉल आया था ना, तो उस समय भी ये बोला था कि ना ये ऊर्जा का उत्सर्जन, ये क्या है, ये गैसों का उत्सर्जन होता है ना, ग्रीन हाउस गैसों का, ये सबसे ज़्यादा है ना कोयला आधारित है ना, ये सबसे ज़्यादा ना चीन और भारत में ही होता है। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये यूएनओ में ना भारत और चीन के बीच टकराव का कारण भी है इसमें, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और ये कोयला पे है, कोयला क्योंकि ना चीन है ना, तो वो क्या करता है, चीन में ना लोहा का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो चीन में लोहा उत्पादन होता है तो कोयले की ज़रूरत पड़ती है, तो कोयला वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, तो वो ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है। दूसरा, भारत में भी यही हुआ, इस वजह से ये है। अमेरिका चीन संबंधी दक्षिण चीन सागर पर चीन का एकाधिकार नहीं है, ये तो मैंने पहले ही बात कर दी थी। दक्षिण चीन सागर पर चीन का एकाधिकार नहीं, क्योंकि 90% हिस्सा है ना चीन अपना मान रहा है। ये सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ दक्षिण चीन सागर आप देखोगे ये भारत है, यहाँ से है ना जितने भी है ना वो जाते हैं ना व्यापार वगैरह, 80% व्यापार यहाँ से, जैसे इंडिया है तो यहाँ से होता है। और यहाँ से चीन अपना एकाधिकार मान रहा है। इस वजह से पोम्पियो ने कहा है, अमेरिका के विदेश मंत्री ने, कि ये उनका एकाधिकार नहीं है, ये ना संयुक्त राष्ट्र की संधि के खिलाफ है। तो इन्होंने ये बात की है। भारत श्रीलंका मुद्रा विनियोग समझौता है ना, RBI के भारत के RBI ने श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ $40 करोड़ के विनिमय समझौता हस्ताक्षर किए हैं। और यह विनिमय व्यवस्था नवंबर 2022 तक उपलब्ध रहेगी। अफगानिस्तान में 6,500 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी, तो वहाँ पे हाल ही में ना पाकिस्तान के ना वो एक आतंकी था, उसको भी यूएनओ ने ना आतंकी घोषित किया गया, क्योंकि उसको सहायता पहुँचा रहा था। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकी अफगानिस्तान में ना पाकिस्तान के लोग वहाँ पे जाके आतंक फैलाते हैं, आतंक वो है। तो इस वजह से ना तालिबान, देखो ये तालिबान है ना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, तो घटक है, ये भी है ना अलकायदा से बहुत ज़्यादा नज़दीक से जुड़ा हुआ है। तो अलकायदा संरक्षण अयमान अल जवाहिरीन फरवरी के बाद भी हक्कानी नेटवर्क के सदस्यों से मिलता रहा है। तो ये है। चलो, थैंक यू वॉच माय वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कुछ कमी हो तो वो भी बताएं। और इसको बारंबार देखें, जिससे आपकी क्लियरिटी हो सके करंट अफेयर। 10 मिनट का वीडियो होता है, जिसमें आपकी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, जिससे आपको सफलता मिल सके। थैंक यू वॉच माय वीडियो।